करने से पहले मैं एक बार आपका सिलेबस आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका सिलेबस क्या है। तो सोशल साइंस का सिलेबस काफ़ी वायर्ड है और इसे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। आपके सोशल साइंस के सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है और उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में भारत और समकालीन विश्व 2, जिसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे। 2 इसलिए क्योंकि इसका जो पार्ट 1 था तो वो 9th में आप पढ़ चुके हो, यानी जितना आप 9th में पढ़ चुके हो उससे आगे का आपको 10th में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में है समकालीन भारत 2, यानी इसका भी फर्स्ट पार्ट आप 9th में पढ़ चुके हो, तो इसमें ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा। थर्ड यूनिट में लोकतांत्रिक राजनीति 2, इसमें हमारा नागरिक शास्त्र पॉलिटी होगा, सिविक्स एंड पॉलिटी। फिर है फोर्थ यूनिट आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट आपकी एक ही बुक में है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में डिवाइड है। तो इसे भी मैं इसमें बता रही हूँ कि कितने मार्क्स का है ये। तो जो हमारा हिस्ट्री है वो टोटल 20 मार्क्स का है, ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स का है और जो हमारा सिविक्स है वो 15 मार्क्स का है और हमारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स भी 15 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का। तो बच्चों, वैसे तो कोविड-19 की वजह से जो क्लासेस नहीं हो पाई हैं, ऑफलाइन स्कूल नहीं खुल पाए हैं, उसकी वजह से आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, लेकिन इसका 70% सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जब इतना लेंथी सिलेबस हो तो समझ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तभी आप इतना लेंथी सिलेबस आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले हम आज भारत और समकालीन विश्व 2 यानी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो उसमें यूनिट जो फर्स्ट है हमारी, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, फर्स्ट यूनिट जो कि हिस्ट्री की है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाएंगे तो आपको जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ हो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए पहले मैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसकी क्या कहानी है, तो ये बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद क्या होता है ये जान लें, क्योंकि राष्ट्रवाद पढ़ना है हमें। तो राष्ट्रवाद जान लेते हैं कि क्या होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जो होता है, लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है। लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। यानी ये जो लोग हैं तो वो अपने को एक दूसरे से कनेक्ट मानते हैं। वो किसके आधार पर? या तो वो संस्कृति, जातीयता, भाषा और उनका कोई आस्था, इतिहास और परंपरा। ये लोग एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र होगा जिसके अंदर ये लोग निवास करेंगे। जैसे हमारा इंडिया, हमारा इंडिया एक राष्ट्र है, तो क्योंकि उसकी सीमाएं हैं, भौगोलिक क्षेत्र है और किसी भी संप्रभु राष्ट्र की निश्चित भौगोलिक सीमाएं होती हैं। तो इस तरह से हम दुनिया में बहुत से देश हैं, लगभग 200 अबव देश हैं।
तो जिनकी अपनी सीमाएं हैं और सभी अपने को राष्ट्र मानते हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश में कैसे विकसित हुई, कैसे आई, अब हम ये जानेंगे। बच्चों, राष्ट्रवाद आपकी बुक में परिभाषा नहीं है, मैंने कहीं और से ली है। मैंने गूगल से सर्च करके और अपनी जो दूसरी बुक से पढ़ने के बाद इस राष्ट्रवाद की परिभाषा को दिया है। भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण। तो अपना टॉपिक शुरू से करने से पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय होने के क्या कारण हैं, क्या कारण रहे कि भारत में राष्ट्रवाद पनपा। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले राष्ट्रवाद नहीं था। हमारा जो भारत है कई पार्ट में डिवाइड था, अलग अलग शासक थे, राजा थे, रियासतें थी। यहाँ तक कि जब इंडिया हमारा आज़ाद हुआ उस समय लगभग 563 रियासतें थी यानी भारत में, और उनमें अलग अलग राजा राज्य कर रहे थे। और ये भी एक कारण रहा कि हमारे देश पे जो विदेशियों ने आक्रमण किया तो वहाँ कोई एकता नहीं थी, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, इसलिए हम लोग पराजित होते रहे और विदेशी आकर हम पे शासन करते रहे। तो क्या उदय के कारण है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय होने के क्या कारण रहे? तो भारतीय राष्ट्रीयता की आर्थिक पृष्ठभूमि, जो यहाँ के लोग थे तो वो पहले समझते थे कि इंडियन जो है तो वो हमारा सही कर रहे हैं हमारे लिए, हम हमारे देश के लिए। लेकिन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत क्या था कि ये लोग भारत का पैसा विदेश भेजते थे। कैसे भेजते थे? जैसे कि यहाँ पे जितने भी इनके ऑफिसर थे जो विदेशी थे तो वो यहाँ से इनकम लेकर ही अपनी सैलरी ले रहे थे, इनकम ले रहे थे। यहाँ का जो भी व्यवसाय थे उनके, और जितना भी इनको मिलता था, लगान मिलता था भूमि से, और जितना भी टैक्स वो वसूलते थे तो उनसे बहुत भारी भरकम वो अपनी सैलरियाँ लेते थे, पैसे लेते थे और उनको विदेशों मतलब अपने देश में भिजवा देते थे। और वहाँ पे अपने बहुत बड़े बड़े घर बनाते थे ये लोग, आलीशान, जब रिटायर्ड हो जाते थे तो आलीशान राजाओं की तरह रहते थे। तो ये जब लोगों को पता चला कि इस तरह से ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ जो अंग्रेज हैं, तो उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि हमारा ही देश में हमारे ही पैसे से ये लोग इतनी ऐश करते हैं और वहाँ जाके इतना भव्य जीवन जी रहे हैं। तो लोगों में ये चेतना जागृत हुई। तो ये राष्ट्रवाद का एक तरह से उदय था। और एक और कारण ये भी था कि ये लोग जो थे तो जैसे यहाँ से कच्चा माल मंगवाया इंडिया से सस्ते दामों पर, क्योंकि ये लोग जो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है तो उसको जो भारत से सामान मंगवाते थे तब नहीं लगाते थे एक्सपोर्ट ड्यूटी, और तब वही सामान, क्योंकि इंग्लैंड में वहाँ पे जो औद्योगिकरण शुरू हो गया था भारत से लगभग 100 साल पहले, तो वहाँ पे ये उस कच्चे माल से प्रोडक्ट बनाते थे। जैसे कॉटन मंगा ली यहाँ की तो उससे वस्त्र बनाए। तो जब इधर से तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उस सामान पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, यानी ज़्यादा महंगा ले रहे हैं यहाँ से, और वहाँ जाके उस सामान को जब भेज रहे हैं इंडिया में तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं और महंगा बेच रहे हैं। एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, जो अंग्रेज थे तो वो यहाँ से कच्चा सामान लेते थे सस्ते दामों पर और उसको भेज देते थे अपने देश विदेश, जहाँ फैक्ट्रियों में उनसे वस्त्र बनाए जाते थे या और प्रोडक्ट बनाए जाते थे कच्चे माल से, यानी उसको रिफाइन किया जाता था। और जब वो सामान इंडिया में भेजते थे तो उनको महंगे दामों पे भेजते थे। तो इस तरह से इंडिया का जो सामान था सस्ते दामों पे लिया और महंगे दामों पे बेचा, तो वो जो पैसा था
तो उनसे ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे और उस पैसे को ये अपने देश में भेज रहे थे और वहाँ आलीशान बंगले, गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस बना के रखे हुए थे। जब ये बात हमारे देश के लोगों को पता चली तो उनके मन में गुस्सा आया और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पनपी। सेकंड, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। तो इन लोगों ने, क्योंकि इन्हें यहाँ पे राज करना था, तो इन लोगों ने कुछ चीजें अच्छी की हमारे देश में, जैसे रेल लाइन बिछवाई, ट्रेनें चलवाई। वो इसलिए क्या कि कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाया जा सके, या जो इनके वर्कर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। तो रेल लाइन इन्होंने, फिर इसमें इन्होंने डाक व्यवस्था भी की और बहुत सारी फैक्ट्रियां भी इन्होंने लगाई। लेकिन जब इन्होंने रेल चलाई, डाक वगैरह, तो हमारे देश के लोग भी तो आपस में मेल जोल बढ़ा, कनेक्ट हुए, फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। अलग अलग गांव के, अलग अलग कस्बे के लोग तो एक जगह मिल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, अपने विचारों को आपस में बता रहे हैं, तो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पनपी। जब अपने देश के लोग आपस में मिलकर बात कर रहे हैं और अपना अच्छा बुरा सोच रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हाँ, अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। और ये ये टैक्सेस ज़्यादा लेते थे। जैसे जो किसान हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा भूमि कर लेते थे ये लोग, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। और जो इंडियन फैक्ट्रियाँ थी उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, क्योंकि ये तो अपना सारा जो खर्च है वही इन टैक्सेस से, रेवेन्यू से कमा रहे थे, प्राप्त कर रहे थे। नेक्स्ट है पाश्चात्य चिंतन व अंग्रेजी शिक्षा। जब भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हुई, क्योंकि जो मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जब इंडिया में काम कर रहे हैं तो हम इतने ज़्यादा जो वर्कर हैं अपने देश से यानी अंग्रेज नहीं बुला सकते, और इतने जो कुछ छोटी छोटी पोस्ट थी तो उस पे वो अंग्रेज काम करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा हम यहाँ के इंडियन लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देंगे ताकि वो हमारे लिए काम कर सके, क्योंकि उन्हें पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी जो क्लर्क का काम कर सके। तो उन्होंने इन लोगों भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया तो जो कुछ अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे तो विदेश भी गए पढ़ने के लिए, वहाँ से लॉ की डिग्री उन्होंने प्राप्त की, और IAS जो ICS कहलाता था तब तो भी बने। तो उन्होंने जब पढ़े, विदेशों के चिंतक जो थे वो जैसे कि रूसो और मिली, मॉर्जिनी, तो मतलब विदेशों के जो चिंतक थे उनके विचारों को पढ़ा, क्योंकि उन्होंने जिस भाषा में लिखा था वो इंग्लिश और लैटिन और ये वगैरह, तो तब वो पढ़ के ही इनको समझ पाए। तो तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि हमारा देश गुलामी के जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें आज़ाद होने का पूरा हक है और हमें अपने देश में स्वतंत्र रहने का पूरा हक है। तो स्वतंत्रता की भावना आई उनके अंदर। तो इस तरह से अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा ने उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया। नेक्स्ट है प्रेस एवं साहित्य। तो जब प्रेस और साहित्य, तब प्रेस, प्रिंटिंग मशीन आई, प्रेस का विकास हुआ, तो न्यूज़पेपर छपने लगे और बुक्स छपने लगी। तो हमारे यहाँ के कुछ जो अच्छे अच्छे से थे नॉवेलिस्ट, उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे। तो इनसे जब लोगों ने पढ़ा तो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पनपी, देश के प्रति प्रेम की भावना पनपी। जैसे नील दर्पण लिखा और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा। तो इनसे वो पढ़ के उन्हें ये पता चला कि हमारे देश के लोगों पे कितना अत्याचार हो रहा है। तो राष्ट्रीयता की भावना अंदर आई कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो हमारे देश में कुछ सामाजिक जो रहे हैं आंदोलनकर्ता, जैसे राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। वो बहुत महान इंसान थे। तो उन्होंने
ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इन लोगों ने भारतीयता की भावना को जगाया लोगों में। और जो हमारे आर्य समाज के संस्थापक थे तो उन्होंने तो वेदों की ओर लौटो कहा और ये बताया कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है तो अपने में इतनी ज़्यादा अच्छी है और उसमें इतना सब कुछ है कि ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इनसे लोगों के अंदर अपने देश के प्रति भावना जगी, अपने देश के लिए कुछ करने की भावना जगी, अपने देश के लिए मर मिटने की भावना जगी और अपनी जो संस्कृति है तो उसके लिए और ज़्यादा सम्मान जगा। और उन्होंने सोचा कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे, अपने देश को आज़ाद करेंगे। तो उनके अंदर ये राष्ट्रीयता की भावना पनपी। नेक्स्ट हमारा है नस्लीय विभेद की नीति। अंग्रेज जो थे तो वो भारतीयों को छोटा या फिर नीचा अपने से समझते थे। वो समझते थे कि वो ऐसे भारत के लिए नहीं समझते थे, जितने भी उनके उपनिवेश थे उन सब लोगों के लिए वे समझते थे कि जो अंग्रेज हैं वो सुपीरियर हैं और नस्लों से, दुनिया की जितनी भी नस्लें हैं अंग्रेज सुपीरियर हैं और लोगों को कुछ नहीं आता। और वो भारतीयों के लिए सोचते थे कि ऐसा मतलब गॉड ने इन पे बड़ा उपकार किया है कि हम लोग यहाँ आ गए और हम इनको जिनकी अभी जो अंधकार में हैं तो उन्हें प्रकाश की ओर लाने के लिए और उनको बाहर निकालने के लिए अंधकार से हम अंग्रेजों को गॉड ने भेजा है। तो ये वो सोचते थे। और जैसे कि ब्लैक का तो आपने सुना ही है कि वो ब्लैक के साथ कितना दुर्व्यवहार करते थे। जो ट्रेन होती थी उसमें जिस कंपार्टमेंट में एक अंग्रेज हो तो उसमें किसी भारतीय को या फिर किसी और ब्लैक को जाने की इजाज़त भी नहीं थी। और जो फर्स्ट जो टिकट होते थे एसी के या कंपार्टमेंट के तो वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए थे, भारतीयों को नीचा समझा जाता था। और कुछ भारतीयों को छोड़ के तो किसी को अंग्रेजों की पार्टी में आने का भी इजाज़त नहीं थी। तो ये सुपीरियरिटी कहीं हट की भारतीयों को कि हमारा ही देश, हमारे संसाधन, और हम लोगों को ये इतना छोटा समझते हैं कि अपने लेवल का नहीं समझते हैं, हम लोगों की संस्कृति को छोटा समझते हैं और हम लोगों को इस तरह ब्लैक कह के बुलाते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत हर्ट की और उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर जागी, अपने देश के लिए कुछ करने की भावना उनके अंदर जागी। नेक्स्ट है लिटिन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ एवं रिपिन की नीतियाँ। जो एक लॉर्ड लिटिन थे 1878 के लगभग, तो जो वायसराय थे लॉर्ड लिटिन, तो उनकी क्या नीतियाँ थी, उन्होंने वर्नाकुलर टैक्स एक्ट लगा दिया कि उन पर प्रतिबंध लगा दिया, कुछ भी छापने से अंग्रेजों को अपनी भाषा में नहीं छापेंगे। और एक आर्म्स एक्ट लगा दिया कि भारतीय कोई भी हथियार नहीं रख सकते, जबकि अंग्रेजों के लिए सब कुछ अलाउ था। तो इसमें रोष जगा लोगों के प्रति अंदर कि इस तरह से हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार हो रहा है। और तब तक क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा ले चुके थे हमारे देश के जो लोग थे और जो मध्यम वर्ग था तो उसे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें पता चल चुकी थी कि पढ़ लिखने के बाद कि किस तरह से विदेश में राष्ट्रीयता की भावना पनप रही है, तो हमारे देश में वो राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए और इस तरह से विभेदकारी नीतियों को खत्म करने के लिए और जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था भारतीयों के खिलाफ, तो उसे खत्म करने के लिए इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पनपी। और इसके बाद एक जो थे 1880 में लॉर्ड रिपिन करके थे, बहुत अच्छे वायसराय माने जाते हैं वो, जो भारत में जो सुशासन का स्थापना उन्होंने की थी स्थानीय स्तर पर, जो ग्रामीण प्रशासन होता है, तो उनको एक अच्छा वायसराय माना जाता है। तो उन्होंने एक एक्ट लाया था, उस एक्ट का नाम था मतलब वो ये था कि कोई भी इंडियन किसी अंग्रेज का मुकदमा सुन सकता है। इससे पहले क्या था, अंग्रेज तो इंडियंस का मुकदमा सुनते ही थे, लेकिन एक अंग्रेज इंडियन का जो इंडियन है वो अंग्रेज का जो मुकदमा है नहीं सुन सकता था। तो लॉर्ड रिपिन ने लाया कि कोई भी किसी को भी सुन सकता है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है।
तो इससे अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों में ऐसे विद्रोह की भावना हुई, अरे इंडियन तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है और ये हमें सुनेंगे, मतलब हमारे लिए ये डिसाइड करेंगे कि हम ने गलत मतलब क्रिमिनल है या नहीं। तो इस तरह से उन पे बहुत ज़्यादा बहस हुई। तो इंडियन को भी लगा कि जब ये अंग्रेज हमारा मुकदमा सुनते हैं और हमें न्याय, हम सही है या गलत हमें न्याय देते हैं, तो क्या एक भारतीय इतना इंटेलिजेंट नहीं है, क्या भारतीय में इतनी एबिलिटी नहीं है कि एक अंग्रेज को निर्णय सुना सके। तो ये उनके अंदर भावना जगी कि हम अपने देश को आज़ाद करेंगे, हम अपने नियम खुद बनाएंगे। तो उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। तो ये राष्ट्रीयता की भावना की मैंने कुछ बताया आपको कि किस तरह से राष्ट्र की भावना अंदर आई हम लोगों के अंदर, हमारे देश के अंदर, और देश को आज़ाद करने के लिए जो भावना थी वो बहुत प्रबल थी। तभी तो कुछ दिन मतलब बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद भी हो गया। अब आपके बुक में क्या है, अब मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ तक सिर्फ मैंने आपकी समझ विकसित करने के लिए कहा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है और भारत में राष्ट्रवाद कैसे फैला, क्यों फैला, क्योंकि आपकी बुक में ये नहीं है। तो आपका जो टॉपिक है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, तो ये भी राष्ट्रीयता की भावना फैलाने के ही एक कारण थे। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 को पहला विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1918 तक चला था। तो उसमें जबरदस्ती भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। वो चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो लोग हमारे कर्ता धर्ता थे, हम पे शासन कर रहे थे, तो उनकी मर्जी चलती थी। जितने भी चाहे भारतीयों को भर लिया सेना में, और वहाँ तो उन्हें मरना ही था, क्योंकि जा रहे हैं सबसे पहले, जहाँ पे मरने का नंबर है तो भारतीयों को आगे कर दिया, तो सारे सैनिकों को। तो उनके अंदर एक रोष था ना। और फिर जब युद्ध हुआ, खैर ब्रिटेन जो था, वो जो राष्ट्र थे मित्र राष्ट्र, वो जीत गए थे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पैसा लगा था कि अंग्रेजों ने वो सारा इंडिया से कलेक्ट करना चाहा और उनपे उसको टैक्सेस थोप दिए। जैसे टैक्स बढ़ा दिए हर चीज़ पे, भू कर बढ़ा दिया और फैक्ट्रियों में भी कर बढ़ा दिया और इनकम टैक्स बढ़ा दिया। तो ये बहुत गुस्सा था लोगों के अंदर, और जो हमारे इतनी हानि हुई और खाद्य पदार्थ जो कि वहाँ पे भेजे जा रहे थे, हमारे दाल चावल गेहूँ इस तरह से अन्न भेजा जा रहा था, तो उसकी भी हमारे देश में कमी हुई। तो ये गुस्से का कारण थी लोगों के अंदर। खिलाफत और असहयोग, तो जो खिलाफत का जो स्पेशली ये टर्की से जुड़ा हुआ है, तुर्की से। तो वहाँ ऑटोमन साम्राज्य था, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने उसको हरा दिया था, ऑटोमन साम्राज्य को। और वहाँ पे ये कहा था कि खलीफा को हटा देंगे, उसका शासन नहीं रहेगा। तो ये सुन के जो भारत के मुसलमान थे वो एक हो गए, नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं, हम इसका साथ नहीं देंगे। तो तब इसका जो समर्थन किया गांधी जी ने खिलाफत का, और उसके बाद कांग्रेस ने भी। तो एक तरह से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन। लेकिन ये जो खिलाफत था जब लोगों में, इसके बाद एक और आता है बच्चों, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मैं बता देना चाहती हूँ। रॉलेट एक्ट 1917 का एक्ट लाया गया था। तो उसमें क्या किया गया था, जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड थे, तो उन्होंने ये कहा कि अब किसी भी भारतीय को शक के बिना पे गिरफ्तार कर सकते हैं और उन्हें 2 साल तक बिना कोई कारण बताए जेल में रखा जा सकता है। तो इसका गुस्सा लोगों में बहुत ज़्यादा था कि भारतीयों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बिना कारण बताए गिरफ्तार कर रहे हो और 2 साल तक जेल में रख रहे हो बिना कारण बताए, चाहे दोष हो या ना दोष हो। तो इसका गुस्सा भारतीयों में था। तो जो रॉलेट एक्ट था उसका समर्थन भी गांधी जी ने कहा, लेकिन बहुत ज़्यादा। और इसका स्पेशली क्या हुआ कि इसके विरोध प्रदर्शन में 1919 में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड सुने होंगे आप, 13 अप्रैल 1919। तो वो जो सभा बुलाई गई थी, तो उसमें जनरल डायर ने लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे जो सिर्फ चुपचाप अपनी सभा कर रहे थे, उन पे गोलियां बरसा दी। तो इससे लोगों में बहुत रोष आया कि
इस तरह से हमारे देश के लोगों पे, उसमें कई हजार लोग मारे गए थे और निहत्थे लोग थे वो, उनके पास कुछ भी नहीं था अपना बचाव करने के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा निंदा हुई और इसके बाद भी जनरल डायर को इतना करने के बाद भी उनको कुछ नहीं कहा गया, उन्हें छोड़ दिया गया, कोई सजा नहीं दी गई। तो ये भारतीयों में रोष आया कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये रॉलेट एक्ट याद रखेंगे आप, 1917 का रॉलेट एक्ट, जिसके बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके बाद है रॉलेट एक्ट, मैंने आपको बताया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन था कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था ये असहयोग आंदोलन। इसमें 1920 में असहयोग आंदोलन में ये था कि हम, गांधी जी समझते थे कि हमने अंग्रेजों का सहयोग किया है, इसीलिए ये यहाँ पे रह चुके इतने दिनों तक। अगर हम इनका असहयोग करेंगे तो ये या तो हमारी बात मानेंगे या फिर हमें आज़ादी देंगे। तब वैसे ऐसा नहीं था कि एकदम से अंग्रेजों को निकाल देना चाह रहे थे, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था लोगों का अंग्रेजों के प्रति। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने, हम असहयोग करेंगे। असहयोग मतलब किसी काम में साथ नहीं देंगे हम उन्होंने पहले कहा कि जितने भी उपाधियां दी गई हैं लोगों को अंग्रेजों के द्वारा, उनको त्याग दो, उनको वापस कर दो, और जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज ना जाएं, और जो सरकारी नौकरी में हैं वो अपनी नौकरी छोड़ दें, और हर चीज़ का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों को नहीं पहनो। तो ये सब कुछ असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी के साथ पूरी दुनिया, मतलब पूरा देश था, आंख बंद करके उन पर विश्वास कर रहा था, लोग उनके बातों को मान रहे थे। लेकिन गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी अहिंसक थे, वो हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, अहिंसा ही उनका धर्म था। तो अहिंसक, जब तक ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जब तक ये अहिंसक था, गांधी जी ने इसका समर्थन किया। लेकिन क्या होता है कि चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर हमारे उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे कुछ किसानों द्वारा जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी जाती है, और लगभग 25-30 जो सिपाही थे, अंग्रेजी सैनिक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे खफा होकर कि ये जो आंदोलन था, क्योंकि वो अहिंसक था, तो हिंसा हो गई थी उसमें, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये आप याद रखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। बहिष्कार, बहिष्कार क्या होता है? देखिए, बहिष्कार का मतलब होता है किसी चीज को बहिष्कृत कर देना, उसको एक तरह से बहिष्कार का मतलब होता है कि उससे दूर हो जाना, किसी चीज से उसको हटा देना अपनी लाइफ से। तो किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। तो बहिष्कार आप समझ गए। इसमें और जो चीजें हैं ये मैंने अधिकतर आपको बता दी हैं सारे। एक और है इसमें सत्याग्रह। सत्याग्रह जो टर्म आया है ये क्या है? सत्याग्रह गांधी जी की जो विचारधारा थी, गांधी जी ने दिया था सत्याग्रह का नारा, सत्य के लिए आग्रह। तो गांधी जी ने कहा, निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा था सत्याग्रह जो है वो दुर्बलों का हथियार तो है, लेकिन इसे ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया था गांधी जी ने, जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे तब किया था, और ये सफल हुआ था। इसीलिए जब गांधी जी 1915 में इंडिया आए थे, तो उन्होंने जब 1917 में अपना प्रथम जो आंदोलन किया था, तो वो चंपारण, बिहार के चंपारण के लोगों के लिए किया था, किसानों के लिए किया था। तो वो सत्याग्रह से बहुत प्रेरित थे और वो सत्याग्रह को मानते थे। तो सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग, ये उनके आप जो उनके एक हथियार थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के, उनके नाम याद रख लेंगे। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था, ये गांधी जी ने कहा। तो बच्चों ये आज का इतना ही रहेगा आपका, ये टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप पहले से तैयारी कर लीजिए, पढ़ के रख लीजिए, क्योंकि अब एक बार आप पढ़ोगे और फिर मैं आपको समझाऊंगी तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम अब इस बार पढ़ेंगे
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि हमने भारत में राष्ट्रवाद का उदय देखा, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ तो ये हम जानेंगे। ठीक है बच्चों।